और आपने अभी तक उसका सबक नहीं सीखा। इतना बड़ा विरोध इस देश के अंदर हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकसभा में आपने पारित कर दिया, राज्यसभा में आपको लगा पारित नहीं होगा तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा, और आज भी सिलेक्ट कमेटी ने, चतुर्वेदी जी यहां नहीं है, उसके अध्यक्ष थे, कुछ विषयों पे हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रायः अच्छा काम किया उनकी समिति ने। अब उसने जो कहा उसको भी बदल दो। जो सर्वसम्मति से भी सुझाव सिलेक्ट कमेटी के आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और आपके अध्यक्ष थे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप करना क्या चाहते हो। इसलिए कई बार इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रति नरमी हो जाए कि किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप आएगा और लोकपाल के पास जाएगा, तो लोकपाल पहले उसको बुलाएगा, उसको सब कागज देगा, उसकी सुनवाई करेगा। सिलेक्ट कमेटी ने कहा ऐसा मत कीजिए, वो रिश्वत ले रहा है तो उसको पकड़ना है, अगर उसके पास कहीं धन अवैध पड़ा है तो उस पर छापा मार के उसको बरामद करना है। पहले उसको नोटिस देंगे कि ऐसा हम क्यों ना करें, कि वो सारी की सारी एविडेंस को गायब कर देगा। दिस इज व्हाट योर कैबिनेट हैज नाउ पास्ड एंड ओवरटर्न द यूनानिमस रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्ट कमेटी। हमने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर सीबीआई के हैं, उनको कई रिकमेंडेशंस दिए, कुछ स्वीकार किए, उनको ट्रांसफर करना है केस के दौरान। ही इज एन इनकन्वीनियंट ऑफिसर, टेक द परमिशन ऑफ द लोकपाल, द गवर्नमेंट शुड नॉट डू इट, नो द गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू ट्रांसफर हिम। तो आपके खिलाफ जांच हो रही है, आप उसी अधिकारी को ट्रांसफर कर दो। मेरा आग्रह है अध्यक्ष जी कि आज भी अगर बहुत विलंब नहीं हुआ, सरकार के पास एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता बनाने का एक अंतिम अवसर है और उसको बनाने का सरकार प्रयास करे तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। हैदराबाद का जिक्र किया गया, उसके अतिरिक्त कई और विषय भी हैं, और ये वो विषय हैं जिसमें इस देश को एक स्वर में बोलना आवश्यक है। कश्मीर का सब्जेक्ट विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश का अटूट अंग है। अलगाववादियों के साथ कोई समझौता ना हो और जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति नरमी और उनके विकास के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम लोग सहानुभूति से देखें, और वहां के अपने राजनीतिक मित्रों को भी यह कहें कि अच्छा प्रशासन दीजिए ताकि वहां की जनता भी आपके नजदीक आए। मुझे कई बार वहां जाने का मौका मिला है, और जिसको आप बार बार जिस शब्द का आप प्रयोग कर रही थी वो सही शब्द है कि देयर इज एन एस्पिरेशनल इंडिया। जम्मू कश्मीर में भी एक एस्पिरेशनल क्लास है, वो उस हिंसा को पसंद नहीं करते, अलगाववाद को पसंद नहीं करते, इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो आर्थिक दृष्टि से मुख्य धारा है उसमें शामिल होना चाहते हैं। So we adopt a pro-people, anti-separatist approach. We have no difficulty. लेकिन हमारे वहां के राजनीतिक मित्रों को भी समझना पड़ेगा कि क्या इस देश के लिए संभव है कि जो इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, इसकी सबसे बड़ी संस्था के ऊपर आतंकवादी हमला करे, कि ये देश इतना नर्म राज्य हो जाए, इतनी सॉफ्ट स्टेट हो जाए कि उनके प्रति नरमी कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति ना हो जो यहां पर हमारे विक्टिम्स थे, जो सुरक्षा कर्मी जिन्होंने अपनी जान दे दी और किसी राजनीतिक नेता के ऊपर आंच नहीं आने दी, उनके परिवारों के भी आंसू हम देख लें। आज भी माओवाद इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि सबसे बड़ी समस्या है। इतने जिले इस देश के हैं, बहुत स्पष्ट है कि उससे अगर संघर्ष करना है तो यह कहना बहुत सरल है कि वहां जाकर विकास कर दो। वहां लैंडमाइन बची हुई है, वहां वेपन लोगों के पास है, वहां किसी कलेक्टर और किसी पीडब्ल्यूडी के व्यक्ति के लिए घुस पाना संभव नहीं है, और वहां घुसने के लिए आपको सुरक्षा का पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा।
So security and development will have to coexist in those regions. हैदराबाद के संबंध में आपने कहा, हैदराबाद से एक चीज संकेत स्पष्ट आता है कि आज भी सीमा पार से हो और इस देश में कुछ स्थानीय मॉड्यूल हो, आज भी आतंक के निशाने पर हम हैं। आतंकवादी को तो एक बार सफल होना है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो प्रायः सफलता ही चाहिए। एक बार भी फेल हो गए और आतंकवादी एक बार सफल हो गया तो इस देश में आतंक का माहौल बना सकते हैं। आपने एनसीटीसी का जिक्र किया। एनसीटीसी को नारा मत बनाए, प्लीज डोंट कन्वर्ट इट इनटू अ स्लोगन। दिस कंट्री नीड्स कैपेसिटी बिल्डिंग टू फाइट टेरर। Cross-border intelligence can be collected by the central government. Interstate national intelligence is the prerogative and the facility available to the central government. But the law and order is a state subject. The center can't go to Hyderabad and take over the law and order of the Hyderabad. And therefore to say that I will create a machinery of the central government which will enter the states is not possible. It has to be a joint mechanism. Let the NCTC be an intelligence gathering mechanism, an intelligence sharing mechanism, capacity building mechanism for the states and the center. You have adequate machineries for investigation of crimes. Your fight against terror has to be one in which the center and the states work together. You can't say that I will take over the power of the states and do it all by my own. You'll never be able to do it. And therefore, instead of being rigid on this proposal, it is much better that we realize this reality that it's a joint effort, and in this joint effort, the center and the states must work together, whereas the center has these important intelligence and capacity building responsibilities and facilities available. The states have to do something in this matter. And therefore, to start an imaginary or a fictional debate of terrorism versus federalism, I think we'll be wasting our energies. Let us recognize our constitutional apparatus and create a mechanism which is conducive to that. So just one or two small subjects. One of the most worrisome situations is that we are now living with a highly disturbed neighborhood. This is a reality we have to recognize. And disturbances from our neighborhood have an ability to spill over into our boundaries. About Pakistan, neither the world knows, not we know, nor Pakistan knows who's under control. There is a civilian government, there's the military, there's the ISI, there are non-state actors. And obviously there are going to be elections there and a lot of changes. But the recent incidents like beheading the heads of our soldiers, I hope has to some extent dampened the enthusiasm of those who thought that the process of dialogue is uninterruptible. Terrorism and that process of dialogue can't coexist. And I hope, therefore, till we see what changes take place in Pakistan, some things are at least put on the back burner. On Nepal, an important buffer between India and China, you have a protracted constitutional crisis. Obviously, we can't interfere in that crisis. But as a neighbor, we are deeply interested in the stability of their democracy. Bangladesh, fortunately, has a polity, or a mainstream polity at the moment, which is friendly to India. And even when our Rashtrapati has visited them in the last 3 days, we've seen new kinds of trends emerge. We do hope we are able to resolve pending issues with them in a manner which is acceptable even to our domestic population. The human rights issue, sir, of the violations in Sri Lanka do disturb and create anger in a large part of India, particularly Tamil Nadu.
And therefore, this has to be, while respecting the sovereignty of Sri Lanka, our concerns have to be conveyed to them. Maldives is 1,200 islands spread in the Indian Ocean. A small country, but the security of the Indian Ocean is at stake. And therefore, the situation there has taken an uglier turn. The former president had to take refuge in our High Commission. We can't remain unconcerned. We can't interfere, but we are interested in what's happening. And while dealing with Bangladesh, sir, we'll also have to convey that a large part of the Hindu minority population there, because of the emergence of fundamentalism by a small section there, is feeling insecure. Places of worship are being destroyed, and disturbing reports are coming in the last few days. So the incident in Delhi in December involving the rape and the killing of the young lady shook the conscience of the Indian society. And today, what is that test? Because a number of these incidents are happening and questions are being raised, whether it is the incident of the police officer in UP or elsewhere in the country. Are we ceasing to be a fair and a just society? I think we have a great tradition, a civilizational history to defend. And particularly with regard to women who are 50% of the Indian population, we can't afford a situation